हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे खूबसूरत से चैनल नफीस कमरान पे। और इस चैनल पे जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है और फोर्थ लेक्चर इसमें हो चुका है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। ओके। और मुझे उम्मीद है कि ये पिछले 4 लेक्चर आप देख के आए होंगे और उसके नोट भी बनाए होंगे अच्छे तरीके से। इसके नोट भी बहुत बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ओके। अगर इसको अच्छा लगे या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसा हो तो आप कमेंट करें। ओके, कमेंट बॉक्स में जाके, या तो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरा नंबर है, वहाँ से जाके आप कांटेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लें। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर से याद आता है कि पावर घर में होता है ना। तो देखो, घर में जो होता है, जैसे कि बल्ब नहीं बोलते 9 वाट का बल्ब है, हाँ, 100 वाट का बल्ब है। तो यही उसका पावर बताया जाता है, उसका पावर कितना है, उसका रेटिंग कितना है। मतलब 9 वाट का उसका अपना पावर है कि 9 वाट। ओके ना, पावर को मतलब वाट में, पावर को वाट में क्या करते हैं, ऐसा यूनिट है पावर को वाट में। मतलब जस्ट लाइक है ना, एक किलो चीनी, चीनी का यूनिट है, वैसे ही जो ना पावर का क्या यूनिट है, वाट। ओके, चलो देखते हैं क्या है पावर। क्या? द इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। कितना वर्क हो रहा है कितने टाइम में। ओके ना, कितना वर्क हो रहा है कितने टाइम में, एक्चुअल इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। मान लो वर्क डन कितना हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, उसको बोलेंगे हम पावर। ओके। और एक चीज़ तो जानते ही होगे, वर्क डन मतलब एनर्जी। वर्क डन मतलब एनर्जी। अब एनर्जी बहुत से फॉर्म में रहते हैं, एनर्जी चेंज होते रहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, फिर से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी, या इस टाइप का काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज होते रहते हैं। उसी एनर्जी को हम वर्क डन भी कह सकते हैं। ओके ना, आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। और चलिए आगे देखते हैं। ये पावर का फार्मूला है P=W/W, मतलब वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। कहीं भी पावर निकालना हो तो इस फार्मूले से निकालेंगे। पावर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए और बोर्ड के लिए भी, और इससे क्वेश्चन आते हैं। ओके ना, हर साल मैक्सिमम नहीं तो अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर में, पावर से रिलेटेड। और वो रियल लाइफ से रिलेटेड रहता है। हम लोग के घर में जो यूज़ होते हैं, क्या बोलते हैं, कितने बिल, कितना खर्च हुआ है, मीटर जो यूज़ होते हैं हमारे लोग के घर में, बस उसी से रिलेटेड रहता है। आज जब ये मैं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिक पावर, इसके 1-2 क्वेश्चन भी कराऊँगा, तो उसके बाद तुम खुद अपने से निकाल सकते हो कि तुम्हारे घर का बिजली बिल कितने आता है। ओके, अपने से तुम ये कर सकते हो, कितना बिल उठा, कितना पैसा लगेगा, ये सब सब अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब इतना ये मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओके, देखो, 1 वाट = 1 जूल/1 सेकेंड। ओके ना, वर्क डन तुमको पता ही होगा, वर्क डन हमेशा जूल में होता है और टाइम हमेशा सेकेंड में होता है। तो 1 वाट = 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड। 1 वाट क्या होगा, अगर 1 जूल काम हुआ है कितने, 1 सेकेंड में, तो उसको क्या कहेंगे, 1 वाट। ओके ना, क्या कहेंगे, 1 वाट। बिगेस्ट यूनिट किलोवाट। बिगेस्ट यूनिट क्या है, किलोवाट। आई थिंक ये चीज़ ना 9th में ही पढ़े होगे तुम लोग, वाट, किलोवाट, हॉर्स पावर, सुने होगे ये चीज़। ओके, 1 किलोवाट = 1000 वाट। ओके, ये तो इसका फार्मूला बता ही दिए। चलो नेक्स्ट, सम अदर फार्मूला। पावर से रिलेटेड और भी कुछ फार्मूले हैं। ओके ना, अब देखो, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता था। ये ना फार्मूला होता था पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर भूल रहे हो तो एक बार फिर से जाके देख लो, पूरे क्लियर हो जाओगे। ओके, और एक यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बनाया है मैं पूरे फार्मूले का। चाहो तो उसको एक अलग से कॉपी या पेज में लिख के उसको कहीं पे चिपका दो या कहीं पे रखो, उसको पढ़ रिवाइज करो, जो कि माइंड में हमेशा रहे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, वी को इधर लाओ,
जब v को इधर लाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, W इक्वल टू वी क्यू बन जाएगा। बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, इसको पावर बनाना है। क्या करना है, पावर बनाना है। पावर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बताओ जल्दी, बोल क्या कहते हैं जल्दी, W/T। ओके, W/T। तो देखो इसको दोनों तरफ T से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ T से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया और ये क्या बन गया, ये बन गया पावर जो कि मुझे लाना था। ओके, क्या बन गया, पावर जो कि मुझे लाना था। अब देखो V तो ऐसे ही रहेगा, Q/T। Q/T क्या होता है, करंट का ये पढ़े होगे। करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। तो देखो, तो यही ना हुआ, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसके जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, आई, मतलब पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। अगर हमको कहीं पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V और कहीं पे करंट दिया हुआ I, तो अब बोलेगा तुम पावर निकालो। हाँ भैया, अब तो पावर निकालोगे कैसे, क्योंकि तुमको तो फार्मूला पता है, P इक्वल टू क्या, W/T। अब बताओ ना, यहाँ पे W दिया हुआ मतलब वर्क डन दिया है ना, टाइम दिया, अब निकाले कैसे, तो निकाले कैसे। तब इसमें तो अब फंस जाओगे बीच में। तो इसी के लिए ये भी फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि पावर इक्वल टू वी इंटू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्या, करंट। तब बताओ, सिंपल सा अगर दिया हुआ फार्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, खेल खत्म। बट याद रहेगा तो ना, याद ही नहीं है। अब तुमको क्या लग रहा है, अब ये फार्मूला है, मैं तो ये फार्मूला याद कर गया, पावर इक्वल टू W/Q, अब ना इसमें W दिया ना T दिया, लो फंस गए। अगर ये फार्मूला याद रहा, देखो सिंपल सा बन गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यू बन गया, आंसर निकल गया। तो इसी के लिए ये भी याद रखना ज़रूरी है, नहीं तो फंस जाओगे, तो आसान क्वेश्चन यूँ निकल जाएगा हाथ से। अब देखो P इक्वल टू वी इंटू आई दिया हुआ है। ओके, V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ से IR होता है कि नहीं होता है। अब V इक्वल टू IR होता है, तो अब बताओ V के जगह पे IR मैंने लिख दिया, एक और फार्मूला बन गया। क्या बन गया, I²R। हाँ, आई मल्टीप्लाई हो गया, I² हो गया, और R, P इक्वल टू I²R। अब बोलोगे इतना फार्मूला क्यों भाई, तू एक ही फार्मूला याद रखो, नहीं दो फार्मूला याद रखो। एक तो ये फार्मूला याद रखो, P इक्वल टू W/T, ये तो याद रहना ही चाहिए। ये तो क्लास 9th में भी है, एनर्जी, क्या नाम है, हाँ एनर्जी चैप्टर में। देखो उसके बाद देखो, पावर ये हो गया, और ये फार्मूला याद रखो, P इक्वल टू VI। अब बताओ, अब तुमको दिया रहेगा, करंट दिया हुआ है, हाँ करंट दिया हुआ है और रेजिस्टेंट दिया हुआ है। अब तुमको तो फार्मूला क्या याद है, क्या याद है, तुमको तो फार्मूला ये वाला याद है, एक तो P इक्वल टू W/T। अब इससे तो हो नहीं रहा ना, काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें वर्क डन है ना तो टाइम है। अब करे तो क्या करे, चलो वो रिजेक्टेड। अब मेरे पास दूसरा फार्मूला है, चाहो तो तुम ये फार्मूला नहीं भी याद रखोगे, फिर भी ये फार्मूला जो तुम बना लोगे। कम से कम पावर का 2 फार्मूला याद रखना है। ओके, याद रहा तो और बेहतरीन, नहीं याद रहा तो फिर कोई बात ही नहीं है। P इक्वल टू VI, अब हमको पता है P इक्वल टू VI। हाँ, मुझे दिया हुआ I, चलो I का काम बन गया। अब निकालना क्या मुझे, V। देखो V इक्वल टू IR होता है कि नहीं होता, तुमको तो यहाँ से तो V निकाल सकते हो अलग से भी, ये तो फार्मूला पता है ना V के लिए। अब V इसमें तुमको है क्वेश्चन में, तुमको V निकालना तो अलग से पहले V निकाल लो। अगर फार्मूला तुमको याद नहीं है तो या तो इस टाइप का फार्मूला ड्राइव कर लो, दो काम करो। बट ये 2 फार्मूला याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके ना। अब इसी टाइप से अगर हमको P इक्वल टू VI है, तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। तो V क्या हो जाएगा, V²/R। अब यहाँ पे क्या आ गया, V और I में रिलेशन, V और R में रिलेशन, ये फार्मूला V और I में रिलेशन, ऊपर वाला फार्मूला ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला फार्मूला VI। ओके, अब I और R में रिलेशन, ये वाला फार्मूला। ये तीनों फार्मूला रिलेटेड है, कोई एक भी फार्मूला याद रहा तो तुम उससे V और R निकालना तुम जानते हो, या I निकालना, तीनों रिलेशन तुम जानते हो, है कि नहीं है। कोई 2 दिया रहेगा तो एक तो निकाल के तुम तो पावर निकाल सकते हो लेकिन पहले तुमको याद रहेगा तो ना। और इसका कॉमर्शियल यूनिट क्या है, कॉमर्शियल यूनिट किलोवाट है, यहाँ भी किलोवाट लिखना है, ओके ना। तुम्हारे चलते देखो खांसी भी हो रहा है, इतना समझा रहे, देखो क्या हो गया,
देखो बहुत आगे भाग गया। हाँ चलो, किलोवाट, ओके ना। इसको कमर्शियल यूनिट, अगर तुमसे पूछे कमर्शियल यूनिट क्या होता है, अगर एक नंबर में भी आ जाए, अगर एक नंबर क्वेश्चन में, तो तुम क्या लिखोगे? किलोवाट पर आवर, है कि नहीं? लिखोगे कि नहीं? ओके। अब देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? वहाँ तो पावर हम लोग ख़त्म कर लिए, अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ओके ना, या इलेक्ट्रिक करंट बोलो, जो भी बोलो। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को क्या बोलते हैं हम? करंट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ओके, बट देखना, बॉल चार्ज हो रहा है या कुछ भी, तो हीट हो जाता है, चार्जर हीट हो जाता है, तार हीट हो जाता है, या कुछ भी ऐसा। हम्म क्यों होता है? क्या रीज़न है इसके पीछे? कभी सोचे हो? नहीं सोचे हो? आज सोच लो, आज सीख लो, आज कैसे होता है और क्यों होता है। फिजिक्स यही सिखाता है हमें। रियल लाइफ से कोई भी चीज़ कंपेयर करो तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ओके, देखो अब यहाँ पे फेनोमेनन ऑफ पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोले भाई तो पढ़ तो लिए, समझ में नहीं आया? चलो समझाता हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हीटिंग मतलब जो है हीट एनर्जी जो है, तार जो हीट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है वो? इलेक्ट्रिक एनर्जी है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में। बट टोटल नहीं, कितना? पार्शियली, मतलब आधा, या तो 50% मान लो, या हर जगह जैसा हीट वैसा ये, ओके ना, जैसा हीट वैसा चेंज, ओके ना। जहाँ आग लगती है वहाँ सुनते होगे, कहीं भी आग लगती है, पोल पे आग लग गया कहीं भी, वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तो वहाँ पे ये हो रहा है, पहले तो 100% जो है ना काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलो, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये चलिए देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो जाता है किसमें? हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में। लेकिन इसमें ये चेंज हो जाता है, पूरा 100 नहीं होता, 99 मान लो, ओके ना, 99% अप्रॉक्स में बता रहा हूँ कि हीट एनर्जी चेंज होता है, यहाँ पे पूरा फुल्ली आग लग जाता है, खिंचा के कोई आग लगता है, वहाँ की मैं बता रहा हूँ। तो यही रीज़न होता है आग लगने का, ओके। और ये तो हो गया। ऐसे भी जो ना कोई भी चीज़ अगर स्पीड में फ्लो करे तो वहाँ आग लगना ये तो कंफर्म है ही वैसे भी। तो अब देखो ये डायग्राम, हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट समझना पहले, कि कोई भी चीज़ हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज हो रहा है, उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे या करंट बोलो। अब ये एक सर्किट है, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर, ओके ना, वी ए इधर है, वी बी इधर है, वी बी इधर है। अब ये सर्किट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से करंट इधर जाएगा, ओके ना, बट ये दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? वी बी माइनस वी ए, इसका ये होगा वी बी माइनस वी ए, है कि नहीं? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? वी बी वी ए माइनस वी बी, जो करो W इक्वल टू चार्ज इक्वल टू वी क्यू होता है, मतलब वी इक्वल टू, फिर से मैं बताता हूँ, सॉरी, वर्क डन बाय चार्ज होता है, हाँ ये नहीं होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो इसी से देखो, और यहाँ पे मैंने क्या निकाला? वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर, तो बस इसी जगह आई आर पुट कर दो। क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। अब क्यू मुझे निकालना, वी इधर क्यू इधर, तो वी इक्वल टू आई आर, क्यू इक्वल टू, इसको ऊपर भेजो तो आई टी, ये नहीं हुआ? अब इसको यहाँ पुट करो, इसको यहाँ पुट करो, गॉट इट? तो ये आई स्क्वायर आर टी, मतलब वर्क डन कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, वो कैसे निकालेंगे? इस चीज़ से, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ओके। देखो मेन फॉर्मूला क्या गया ये, और इसको जो हम वर्क डन को हीट भी बोल सकते हैं, हीट में एक जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हुआ कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, एनर्जी को तो वर्क डन बोलते हैं, हाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते? मैंने पहले बता दी चीज़। तो इसको डब्ल्यू को एच में लिख दो, ओके ना, तो एच के फॉर्मूला एच क्या जाएगा? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर हमको किसी भी वायर में अगर हीट निकालनी, कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना जूल हीट, और ये किसमें रहता है? जूल में, और कितना हीट जूल प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबसे पहले हमको आई करंट जो हमको दिया होना चाहिए, आर रेजिस्टेंस दिया होना चाहिए, कितना रेजिस्टेंस है, और टाइम दिया होना चाहिए। अगर ये तीनों दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये मैं निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूला की हेल्प से। अब है रीजन ऑफ हीटिंग ऑफ वायर, इससे रीजन क्या होगा, क्या हो सकता है रीजन? देखो व्हेन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है करंट कैसे होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तुमको पता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो ऐसी बात है, तो इन द वायर कोलाइड विद बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब बाउंड इलेक्ट्रॉन से टकराता है विद वायर, ड्यूरिंग दिस कोलिजन द काइनेटिक ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन गेट रिड्यूस एंड कन्वर्ट इनटू हीट एंड देन वायर। देखो ये है वायर, इसमें आ गया छोटे छोटे बाउंड इलेक्ट्रॉन जो कि मूव नहीं करती हैं। अब इधर से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, एकदम स्पीड में, फुल्ली स्पीड में, यहाँ टकराया, जाहिर सी बात है कहीं टकराएंगे तो वहाँ पे तो फोर्स जनरल रिड्यूस होगा ना। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया किसमें? हीट एनर्जी में, ओके। काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ हीट एनर्जी में, ओके। और हीट एनर्जी चेंज हुआ यहाँ पे इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ। समझ में आया बात? हाथ को रख लो, दोनों हाथ जोर से, दोनों मतलब ताली जैसे जाते हैं ना, तो उसे पकड़ के जोर से रख दो, तो तुम्हारा हाथ में हीट हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे मूव कर रहा है, अचानक से उसको रोक दिया तो वो चेंज। एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, एनर्जी नॉट क्रिएटेड, नेवर, मतलब एनर्जी को कभी हम न क्रिएट कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, ओके ना। इसलिए एनर्जी कहीं भी जाएगा, तो कहाँ गया? हीट एनर्जी गया। उसके बाद है अब है द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वायर डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर पे डिपेंड है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, फ्लोइंग ऑफ सिंपल, यहाँ देख लो ना, आई स्क्वायर आर टी, एक्चुअल क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी, करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और टाइम पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो देखना है, वो कैसे होगा? देखो फेमस लॉ है ये, जूल्स रूल ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एग्जाम में कैसे भी दे सकता है, ऐसे दे देगा, स्टेट जूल्स लॉ, स्टेट जूल्स लॉ। ये एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन देगा, आप क्या करेंगे? अरे जूल्स लॉ तो पता ही नहीं, क्या हम तो पढ़ी नहीं, बोलोगे हाँ ये कुछ नहीं है, बस कैसे डिपेंड करता है। ये जो अभी मैंने पढ़ाया प्रीवियस में, ये कैसे डिपेंड करता है, ये कैसे डिपेंड कर रहा है, हीट कैसे डिपेंड कर रहा है, ये तीन चीज़ डिपेंड कर रहा है, बस इसी को कहते हैं हम क्या? जूल्स लॉ, ओके ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू जेम्स जूल के मतलब जेम्स जूल के नाम पे ये रखा गया, यानी इसी साइंटिस्ट ने इसका उद्घाटन किया। ओके ना। अब देखो पहला हीट प्रोड्यूस इन ए करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ करंट व्हेन रेजिस्टेंस एंड टाइम आर कांस्टेंट। जब रेजिस्टेंस और टाइम देखो h इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर RT। अगर इसमें हम r को और t को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट मतलब क्या होता है, अगर r इक्वल टू 5 ओम है तो 5 ओम ही होगा, इसमें ना बढ़ सकते हैं ना घटा सकते हैं किसी भी चीज़ पे। ओके ना। तो आप देखो ये दोनों मैंने कांस्टेंट रख लिया, इसको इंक्रीज करने पे इसको ये कब इंक्रीज होगा, कैसे डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर पे। तो हीटिंग प्रोड्यूस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर, हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी करंट में, किसी मतलब वायर में जिसमें करंट आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा। ओके ना। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस देखो, स्क्वायर ऑफ एक्सटेंस ऑफ करंट व्हेन रेजिस्टेंस एंड टाइम आर कांस्टेंट। जब रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट रहेगा तो स्क्वायर I के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ओके ना। ये बढ़ेगा एक गुना बढ़ेगा तो I 2 गुना से बढ़ना चाहिए, है ना, 2 गुना मल्टीप्लाई स्क्वायर के बढ़ना चाहिए। 2 का स्क्वायर अगर ये बढ़ रहा है तो ये सिंपल सा 2 से बढ़ेगा, इस टाइप से। देखो अब ये है हीट प्रोड्यूस इन करंट वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब, जब करंट और टाइम कांस्टेंट हो। करंट और टाइम कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, करंट और टाइम कांस्टेंट का मतलब हुआ कि वो फिक्स्ड कर दिया मैंने, फिक्स जितना उतना ही फिक्स कर दिया। ओके। अब तीसरा है हीट प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर व्हिच द करंट इज पास व्हेन द रेजिस्टेंस एंड करंट आर कांस्टेंट। अब इसमें सिंपल सा टाइम पे आ गया, टाइम जो है क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब, जब हम क्या करेंगे रेजिस्टेंस और करंट को कांस्टेंट करेंगे, तब मतलब फिक्स करेंगे। यही है जेम्स जूल मतलब इसके लॉ। यही तीनों को अगर मैंने ले लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैंने पहले भी बताया था। देखो इसको मैंने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसको थर्ड माना, अब तीनों को लोगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I स्क्वायर RT, ये होगा। अब मैंने पहले ही बताया था, ओके ना, कि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कुछ तो लाना पड़ता है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ हटाने के लिए कुछ लाना पड़ता है, तो इक्वल टू करके J आ जाएगा। ओके ना, जेम्स जूल लॉ मतलब जेम्स जूल के नाम पे J आ गया, RT ये आ गया। ओके, तो अब ये इसको 1 पुट कर दो, J को क्या पुट कर दो 1, तो 1 पुट करने का यही फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वायर RT। ये 1 हमेशा रहेगा। अब बोलो 1 क्यों लिया यार, कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट में प्रूफ क्या हुआ, ये सिर्फ मानना होता है कि हाँ इतना। अब क्यों आया, कैसे आया भाई, एक्सपेरिमेंट कर लो तुम, उसको तो पूरा फुल्ली पता चल जाएगा। अभी कुछ बातें ऐसे हैं जो कि थोड़ा माइनस भी करना, हाँ ऐसे हुआ बस। आगे तो पढ़ना 11 12 पढ़ो, जितना पढ़ो खुले पढ़ो, एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ो, वहाँ आपको पता चलेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ। बस अभी इतना लोग 1 पुट किया, एक्सपेरिमेंट किया, हर एक्सपेरिमेंट में अगर 1 पुट कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट सही आ रहा था, इसलिए 1 पुट कर दिया। अब है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए करंट कैरिंग वायर इज आल्सो कैलकुलेटेड फॉर द इलेक्ट्रिक वर्क। क्यों मतलब ये तो मैंने पहले बताया था, ये बताया था I स्क्वायर R की V और Q जगह पुट कर सकते हो, बस वही चीज़ है। ओके, ये दूसरा क्वेश्चन। चलो आज मतलब हमारा आज फाइनली इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ और यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। और आगे लेक्चर में हम किसका ले, आप लोग बताओ, कमेंट करो। वैसे तो मेरा पर्पस है कि ये ले केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले जो कि फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशन, और आप लोग को जो चैप्टर आगे पढ़ना हो वो कमेंट कर सकते हो, जिसका मेजोरिटी ज़्यादा होगा मैंने वही चैप्टर करूँगा मैं। बस इतना ही था इस लेक्चर में, पढ़ते रहिए, इसका नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए, बिना रिवाइज का कुछ नहीं होता है। ओके, रिवाइज ही सफलता का कुंजी है, अगर रिवाइज नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है। ओके, चलिए इस लेक्चर को एंड करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के बच्चों, ओके बाय।